हेलो बच्चों, तो आज हम मिल चुके हैं और आपकी क्लास का टाइम शुरू हो गया है। एक बार हम क्लास आपकी स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, वेरी गुड। चलिए बेटा, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पुष्पीय पादपों की आकारिकी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका हम पहले रिकैप करेंगे। और पिछली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा पर्ण। पर्ण माने पत्ती, माने लीफ। आपको याद है एक समरूपी पत्ती जो होती है, अच्छा पत्ती पहले तो चपटी संरचना होती है, हरित संरचना होती है ना। और ये जो है तना, तने की कहाँ पर पत्ती आती है? गांठ पर। गांठ पर पर्ण आता है और गांठ को हम कहते हैं नोड। और कौन से ऊतक पर आता है ये? लीफ प्राइमोडियम, पर्ण प्राइमोडियम, जो एक प्रकार का विभज्योतक होता है। तो ये हमारी एक पत्ती यहाँ से शुरू होती है ऐसे, और एक पत्ती के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है पर्णाधार, माने लीफ बेस, जो पत्ती को तने से जोड़कर रखता है। यह है पहला भाग। दूसरा भाग होता है, इसे कहते हैं पर्णवृंत, माने पीटियोल। ये क्या करता है? ये पत्ती के इस भाग को और पर्णाधार को जोड़कर रखता है, और ये पत्ती को हवा में हिलाता है ताकि पत्ते की सतह ठंडी हो जाए और वाष्पोत्सर्जन हो जाए और पत्ती को ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य का प्रकाश मिल सके। और जो तीसरा भाग होता है उसको हम कहते हैं स्तरिका। स्तरिका कहते हैं या कहते हैं पर्णफलक, माने लैमिना या फिर लीफ ब्लेड। क्या कहते हैं? लैमिना या लीफ ब्लेड कहते हैं, हाँ या ना। अब ये जो पत्ती है, इस पत्ती में कुछ स्थानों, मतलब इसके पर्णाधार के दोनों तरफ छोटी छोटी पर्ण समान संरचनाएं निकल जाती हैं। इन पर्ण समान संरचनाओं को हम कहते हैं अनुपर्ण। क्या कहते हैं? अनुपर्ण, माने स्टिप्यूल्स। और पत्ती की अक्ष में से निकलती है एक कलिका। इस कलिका को हम कहते हैं कक्षीय कलिका। कक्षीय कलिका माने एक्सिलरी बड। क्या कहते हैं? कक्षीय कलिका या फिर एक्सिलरी बड। तो ये है आपकी एक समरूपी पत्ती की संरचना। ठीक है बेटा, तो आप लोगों में से कौन कौन है जो नहीं आया है, और क्यों नहीं आए हो वो मुझे आप बताइए। 1 मिनट रुकिए आप। हाँ बच्चों, तो ये था पत्ती की संरचना। अब एक होता है, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं शिरा विन्यास। क्या कहते हैं बेटा? शिरा विन्यास। शिरा विन्यास माने वेनेशन। शिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। शिरा विन्यास का मतलब होता है
स्तरिका पर शिराओं और शिरिकाओं की व्यवस्था। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला नंबर जो है वो है इस प्रकार का, जिसमें ये मध्य शिरा होती है, इसमें से शिराएं निकलती हैं और शिराओं में से शिरिकाएं निकलती हैं और ये इस तरीके का जाल रूपी संरचना बना लेता है। इसको कहते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। क्या कहते हैं? जालिकावत शिरा विन्यास। और ये किस में होता है? अधिकांश द्विबीजपत्रियों में। दूसरा जो होता है, इसमें अगर ये पत्ती है इस तरीके की, तो ये बीच में होती है मध्य शिरा और इसके समानांतर पैरेलल बाकी पतली पतली शिराएं होती हैं। तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को हम कहते हैं समानांतर शिरा विन्यास। इसका उदाहरण होते हैं अधिकांश एक बीजपत्री, जैसे गेहूं, गन्ना, घासें, चावल इत्यादि। एक और टॉपिक होता है इसमें, जिसमें हम लिखते हैं पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास माने फिल्लोटैक्सी। फिल्लोटैक्सी का मतलब होता है तने या उसकी शाखाओं पर पर्णों का विन्यास। ये तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले ये मैंने एक तना बनाया है, इस तने पर गांठ बनाई है, इसमें एक गांठ पर एक पत्ती और दूसरी पे सामने की ओर ऐसे। तो ये एकांतर क्रम में होती है, तो ये एकांतर पर्ण विन्यास होता है। और एकांतर पर्ण विन्यास किस में पाया जाता है? गुड़हल में, सरसों में। ठीक है, गुड़हल, सरसों और इन सब में, सूरजमुखी में ये होता है। दूसरा जो होता है इसमें, वो होता है ऐसा, इसमें ये तना है, ये गांठें माने पर्व संधियां हैं, आमने सामने हर गांठ पर एक जोड़ा पत्तियां होती हैं और आमने सामने इस पर इस प्रकार से पर्ण व्यवस्थित होते हैं। तो इसे कहते हैं कैसा? इसे कहते हैं सम्मुख माने ऑपोजिट। और ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस मतलब आंकड़े में और अमरूद में। और तीसरा होता है जिसमें एक ही गांठ पर पत्तियों का गुच्छा होता है, इसे कहते हैं चक्करदार माने वर्ल्ड। और इसका उदाहरण होता है एल्स्टोनिया। तो ये तीन प्रकार के पर्ण विन्यास हमने पढ़े थे। इस पर्णों का कार्य क्या होता है? पत्ती का कार्य होता है भोजन का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, या फिर वाष्पोत्सर्जन करना, और कुछ पत्तियां भोजन को संग्रहित भी करती हैं। चौथा जो हेडिंग है वो है आपकी पर्णों के प्रकार। पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है सरल पर्ण। सरल पर्ण में जो पत्तियों का जो स्तरिका होती है या स्तरिका के जो कटाव होते हैं वो मध्य शिरा को छूते नहीं हैं। जबकि दूसरी होती है संयुक्त पर्ण, कंपाउंड लीफ। ये फिर दो प्रकार की होती है। पिन्नेटली कंपाउंड माने पिच्छकी संयुक्त पर्ण, और दूसरी हस्ताकार संयुक्त पर्ण। पिच्छकी में जो स्तरिका होती है वो बार बार मध्य शिरा को इस प्रकार छूती है कि वो पर्णिकाओं माने लीफलेट्स में विभाजित हो जाता है। ऐसी पत्तियां किस किस में मिलती हैं? ऐसी पत्तियां मिलती हैं नीम में, गुलाब में, गुलमोहर में, ठीक है, कैसिया में। और हस्ताकार में जो स्तरिका होती है वो हाथ के समान संरचना में टूटी हुई होती हैं और ये एक समान बिंदु पर पर्णवृंत के शीर्ष पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। उदाहरण सिल्क, कॉटन। एक मिनट।
ठीक है, तो बेटा ये है आपका कल का रिकैप। अब बढ़ते हैं आगे, और आज हमें क्या क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है पुष्प विन्यास, जिसको पुष्प क्रम भी कहते हैं, पुष्प विन्यास के प्रकार, विशेष प्रकार के पुष्प विन्यास। ये पार्ट ना एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पुष्प की संरचना कैसी होती है, सम्मिति क्या होती है, पुष्पासन पर पुष्पीय चक्रों की स्थिति क्या होती है, और पुष्प के भाग हम शुरू करेंगे आज हम कोशिश करेंगे बाह्य दलपुंज पढ़ लेंगे, फिर कल की क्लास में दलपुंज, जयांग और पुमंग पढ़ के पुष्प हम कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। तो पुष्पक्रम या पुष्प विन्यास क्या होता है? सबसे पहले पौधे की अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को पुष्प विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पुष्प होता है वो एक रूपांतरित प्ररोह है। पहले जब तक पुष्प नहीं आते उसको कायिक प्ररोह कहते हैं, फिर जब पुष्प आने लगते हैं तब उसको जननिक प्ररोह कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह माने मॉडिफाइड शूट है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें जो शीर्ष विभज्योतक होते हैं, ठीक है, तो शीर्ष विभज्योतक माने एपिकल मेरिस्टेम्स, ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये पुष्पीय विभज्योतक माने फ्लोरल मेरिस्टेम्स में परिवर्तित हो जाते हैं। तभी जब कायिक वृद्धि हो जाती है तब वहां पर फूल निकलते हैं, में परिवर्तित हो जाते हैं। जो पौधे की अक्ष होती है जिस पर पुष्प आता है उसे क्या कहते हैं? पुष्पावली वृंत। ठीक है, पादप की अक्ष जिस पर पुष्प उत्पन्न होते हैं उसे पुष्पावली वृंत, पुष्पावली वृंत माने पेडंकल। जब पुष्पावली वृंत चपटी हो जाती है या मांसल हो जाती है, जब यह मांसल या चपटी हो जाती है तब इसे क्या कहते हैं? तब इसे रिसेप्टेकल कहते हैं। जयलाल क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल।
ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो जब पुष्प आ जाता है तो पोरियां जो होती हैं, इंटरनोड होती हैं, वो लंबाई में नहीं बढ़ती हैं। तो ये पॉइंट हम यहां पर लिखेंगे। जब पुष्प उत्पन्न होते हैं उसके बाद पोरियों की लंबाई नहीं बढ़ती है तथा वो दबकर रह जाती है, ठीक है। जो पूरी अक्ष है, जैसे हम देख लो जंतुओं में, देख लो मनुष्यों में, अगर आप नर हैं, लड़के हैं, तो जब दाढ़ी मूछें अच्छे से आ जाती हैं तो लंबाई नहीं बढ़ती, क्योंकि दाढ़ी मूछें क्या है, ये द्वितीयक जननिक लक्षण है। पुष्प क्या है, जननांग है। तो जब जननांग विकसित हो जाता है तो कायिक लंबाई नहीं बढ़ती तथा अक्ष दबकर रह जाती है। अक्ष क्या होती है, दबकर रह जाती है, ठीक। और जब प्रारोह, अच्छा वो तो छोड़ो, ये फिलहाल समझ में आया। अब पुष्पक्रम जो है, मैं पहले ऐसे लिख रहा हूं, पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। पुष्पक्रम में दो प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। इसके लिए मैं पहले दोनों तरह की वो अक्ष बना देता हूं। मैं पुष्प बनाऊंगा, किस रंग से बनाऊं, पीले रंग से बनाता हूं। ये है पुष्प, ये है पुष्प, ये है पुष्प, ये है पुष्प और ये है पुष्प। यहाँ पर ये है पुष्प, ये है पुष्प, ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये पुष्प है, ये पुष्प। जो इसमें नारंगी रंग की बनी हुई है वो क्या है, ये है पुष्पावली वृंत, माने पेडंकल। और ये जो पीले गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, ये है पुष्प। लेकिन पहले वाले डायग्राम में जो पुष्प है उसमें तो डंडी है, पुष्प वृंत है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पुष्प वृंत युक्त पुष्पक्रम। इस पुष्प वृंत में हर पुष्प में डंडी है, लेकिन यहां पर पुष्पों में डंडी नहीं है। तो यहां पर लिखते हैं पुष्प वृंत रहित, माने सेसाइल पुष्पक्रम। पुष्प वृंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेडिसिल। तो ऐसे पेडिसिलेट, ये बात ध्यान रहेगा। अब एक और चीज है, पुष्पक्रम में पुष्पों की व्यवस्था। पुष्पक्रम में
पुष्पों की व्यवस्था। ये 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। ठीक है, आप पहले ऊपर वाला डायग्राम बनाइए और फिर मैं आपको बताता हूं। क्या, कहाँ थे हम? ठीक है, तो पुष्प क्रम में पुष्पों की व्यवस्था 4 प्रकार से हो सकती है। और वो 4 प्रकार क्या है? तो पहले मुझे ये बनाने पड़ेंगे। रुकिए, बहुत ध्यान से देखना। ये मैं क्या बना रहा हूं? ये मैं बना रहा हूं पुष्पावली वृंत। मैंने 4 पुष्पावली वृंत बना दी। यहां पर लिख दिया 1, यहां पर 2, यहां पर 3 और यहां पर 4। और अब मैं इन पे पुष्प बनाऊंगा। ये देखो, ऊपर नए पुष्प हैं, नीचे पुराने पुष्प हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं शीर्ष पर नए व आधार पर पुराने पुष्प अगर हों तो इस क्रम को क्या कहते हैं? इस क्रम को कहते हैं अग्रभिसारी व्यवस्था। ये मैंने पत्तियों के लिए बताई थी, पर्ण में मैंने बताई थी कि वो अग्रभिसारी होते हैं, माने एक्रोपीटल सक्सेशन। अब है वो, यहां पर दूसरे में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर शीर्ष पर पुराने हैं, शीर्ष पर पुराने व आधार पर नए पुष्प। उससे उल्टा है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तला भिसारी व्यवस्था। क्या कहते हैं बेटा? तला भिसारी। माने बेसिपिटल सक्सेशन या बेसिपिटल अरेंजमेंट। अब ये तीसरा है, इसमें ध्यान से देखना। इसमें देखो, इसमें बीच में केंद्र में नए हैं और परिधि किनारे पर पुराने हैं।
तो केंद्र में नए तथा परिधि पर पुराने पुष्प। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट। सेंट्रीपीटल अरेंजमेंट माने केंद्राभिसारी व्यवस्था। और वो जो चौथा और आखिरी है उसमें क्या होगा? केंद्र में पुराने और परिधि पर नए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। माने केंद्र अपसारी। ये चारों शब्द आपको याद रखने ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें क्या पता चला है कि पुष्पीय अक्ष पर, तने पर या उसकी शाखाओं पर पुष्पों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? पुष्प विन्यास या पुष्प क्रम कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जब प्ररोह अक्ष पर, जब प्ररोह शीर्ष पूरी की पूरी एक पुष्प में परिवर्तित हो जाती है, ये मैं यहां नोट लिखकर बता रहा हूं, जब प्ररोह शीर्ष पूरी ही पुष्प में परिवर्तित हो जाती है, तब उसे अकेला या सॉलिटरी पुष्प कहते हैं। पहले तो हम ना इसे पुष्पक्रम का ही एक प्रकार में पढ़ते थे, सॉलिटरी माने एक पूरी शाखा पर या एक पूरे पौधे के शीर्ष पर जब अकेला पुष्प हो तो उसको सॉलिटरी या अकेला पुष्प कहते हैं। इसका उदाहरण होता है पिटूनिया, इसका उदाहरण होता है गुड़हल, इसका उदाहरण होता है पॉपी। तो ये कैसा दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण पॉपी, उदाहरण गुड़हल और पिटूनिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे दो प्रमुख प्रकार के पुष्पक्रम पर। दो महत्वपूर्ण प्रकार के पुष्पक्रम।
दो महत्वपूर्ण प्रकार के पुष्पक्रम कौन कौन से हैं, जल्दी मैं आपको बताता हूँ। एक जो होता है पुष्पक्रम, उसमें जो वृद्धि होती है वो कैसी होती है, वो वृद्धि होती है असीमित। कैसी होती है? असीमित। और उसको हम कहते हैं असीमाक्षी, असीमित वृद्धि वाला। तो पहला है असीमाक्षी पुष्पक्रम, माने रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस। और जो दूसरा होता है उसमें वृद्धि सीमित होती है, तो इसे कहते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम, माने साइमोस इनफ्लोरेसेंस। नंबर 2, पहला पॉइंट, इसमें असीमाक्षी में जो पौधे का शीर्ष होता है उस पर पुष्प नहीं आता। प्ररो शीर्ष पर पुष्प नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है? या तो पत्तियां होती हैं या कलिका होती हैं। वहां पर पर्ण या कलिका होती है। पॉइंट नंबर 2, पौधे की वृद्धि असीमित होती है। सीमित होती है। और पुष्पों की व्यवस्था कैसी होती है? अभी हमने पीछे 4 व्यवस्था पढ़ी थी। तो पुष्पों की व्यवस्था अग्रभिसारी व अग्रभिसारी था ये वाला नंबर 1, और दूसरा है केंद्राभिसारी नंबर 3। तो पुष्पों की व्यवस्था अग्रभिसारी व केंद्रभिसारी होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। असीमाक्षी प्रकार के पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि होती रहती है। कैसे? और मैं आपको बता देता हूं डायग्राम से। ये मैंने बनाई है पुष्पावली वृंत, और इस पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर ये मैंने कलिका बनाई है। ये क्या है? कलिका या वृद्धिशील बिंदु। वृद्धिशील बिंदु या कलिका है, और ये वृद्धि करती रहेगी, और पुष्प सबसे ऊपर सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये हमारा सिंबॉलिक डायग्राम भी बन गया है। तो अगर आपसे पूछे जाएं कि इसके आपको कुछ उदाहरण लिखने हैं, तो इसके उदाहरण क्या क्या होंगे, जल्दी बताइए। इसका उदाहरण होगा बॉटल ब्रश। क्या होगा? बॉटल ब्रश। इसका उदाहरण होगा सरसों। ठीक है, सरसों, बॉटल ब्रश। तो 1-2 लिख देता हूं। उदाहरण सरसों, बॉटल ब्रश,
शहतूत, अरवी आदि। आपको पता है हमारे टाइम तो हम इसके भी 8 प्रकार होते थे, समशिक, मंजरी, कौरिम्ब, ठीक है, कौरिम्बोस, ये सारे, तो ये सब भी हम याद करते थे। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इससे काम चल जाएगा। अब बात करते हैं सहसीमाक्षी पुष्पक्रम की। पहले उसको डायग्राम से बता देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर ये बनाई है। इसमें ना एक चीज़ होती है, दोनों तरफ बराबर पुष्प होते हैं। और इसमें सबसे पहला पॉइंट, प्ररोह शीर्ष पर पुष्प पाया जाता है। पुष्प उपस्थित होता है, ठीक है। पर्ण और कलिका वहां पर नहीं पाई जाती। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, पुष्प आने के बाद वृद्धि रुक जाती है, माने पौधे की वृद्धि सीमित होती है। और पुष्पों की व्यवस्था कैसी होती है? पुष्पों की व्यवस्था, यहां थी अग्रभिसारी, यहां पर इससे उल्टा होगा, तलाभिसारी, तलाभिसारी व केंद्र अपसारी। केंद्र अपसारी होती है। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें, बेटा एक मिनट, प्रमोद नहीं आया ना आज? प्रमोद भी नहीं आया, पता नहीं क्यों इतने आप लोग एब्सेंट हो जाते हो। हैं, एब्सेंट होने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक। तो इसका कहाँ थे हम? सहसीमाक्षी पुष्पक्रम के जो उदाहरण हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए? उसमें होता है रेननकुलस, रेननकुलस होता है उसमें, फिर उसमें ड्रॉसेरा होता है, ड्रॉसेरा, रेननकुलस, फिर एक होता है डायंथस। लिख देते हैं उदाहरण, रेननकुलस, रेननकुलस, ड्रॉसेरा और डायंथस। अब इसमें मैं आपको पुष्प बनाकर दिखाता हूं। नीचे नए पुष्प हैं और ऊपर पुराने पुष्प हैं। केंद्र में पुराने पुष्प हैं, किनारे पर नए पुष्प हैं, माने तलाभिसारी और केंद्र अपसारी व्यवस्था। तो ये हैं दो महत्वपूर्ण प्रकार के पुष्पक्रम। मैं आपको इनके एनसीईआरटी के डायग्राम दिखा देता हूं। ये है असीमाक्षी, माने रेसिमोस, और ये है सहसीमाक्षी, माने साइमोस। देखो ये सबसे बड़ा, फिर इससे छोटे ये वाले पुष्प, फिर इनके बाद इनके नीचे वाले पुष्प खिलेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अब फटाफट बात करते हैं कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रम।
ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन इसमें से पहले भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं, तो ये ज़रूरी हैं। तो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। नंबर 1, हाइपेंथोडियम। इसमें मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बताऊंगा। हाइपेंथोडियम बिल्कुल एक मटके की तरह संरचना होती है, जिसमें एक छिद्र होता है, मटके की तरह चक्र होता है, ये है हाइपेंथोडियम। इसकी खास बात ये है, इसमें 3 तरह के पुष्प उपस्थित होते हैं। कितने तरह के पुष्प उपस्थित होते हैं? 3 तरीके के। सबसे ऊपर जो पुष्प होते हैं, ये होते हैं नर पुष्प। ठीक। सबसे नीचे जो होते हैं, ये होते हैं मादा पुष्प। और बीच में होते हैं बंध्य, या इसको हम कहते हैं न्यूटर पुष्प। ये बात ध्यान रखनी है, इसमें 3 तरीके के पुष्प पाए जाते हैं। मटके जैसा ये होता है, और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है फाइकस। अगर फाइकस बेंगालेंसिस होता है तो वो होता है बरगद। अगर फाइकस रिलीजियोसा होता है तो वो होता है पीपल। और फाइकस कैरिका होता है तो वो होता है अंजीर। अब नेक्स्ट जो है वो है कूट चक्रिक। क्या है? कूट चक्रिक, और उसको कहते हैं वर्टिसिलास्टर। इसमें क्या होता है बेटा? इसमें जो पुष्प होते हैं वो सम्मुख पुष्प के अक्ष में आते हैं। ठीक है। सम्मुख, सम्मुख का मतलब है, 1 मिनट रुकना, ये तना आ रहा है, ये 2 पत्तियां हैं आमने सामने, ये सम्मुख हो गई। और इसकी कक्षा में ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम्मुख पर्ण की कक्षा में 3 से 9 पुष्प खिलते हैं।
और इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है तुलसी और साल्विया। तुलसी और साल्विया किस कुल के होते हैं? इसके कुल का नाम है लेबिटी, या आजकल नया नाम है लैमिएसी कुल। ठीक। और तीसरा जो होता है वो बड़ा सुंदर सा होता है और उसका नाम होता है साइथियम। ये साइथियम बहुत खूबसूरत होता है और ये बिल्कुल खुद ही, जो पुष्पक्रम होता है ये खुद एक पुष्प की तरह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? स्वयं एक पुष्प की तरह ये दिखाई देता है। और इसकी खास बात ये होती है, ये देखो, ये, और इसमें बीचों बीच केवल एक ही केंद्र में एक ही नर पुष्प उपस्थित रहता है। बीचों बीच सिर्फ एक ही पुष्प होता है, वो भी नर होता है, और इसके चारों तरफ, सॉरी बेटा, केंद्र में एक ही मादा पुष्प होता है, और जितने भी नर पुष्प होते हैं वो ऐसे होते हैं। सैकड़ों नर पुष्प। और ये जो नर पुष्प होते हैं ये पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। पुंकेसर द्वारा प्रदर्शित। और आपको पता है इसमें मकरंद ग्रंथियां होती हैं, नेक्टर ग्लैंड्स। मकरंद ग्रंथियां माने नेक्टर ग्लैंड्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये किस किस में मिलता है? ये मिलता है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया और पोइनसेटिया। और एक और बात, इसमें जो पुष्पावली व्रंत है वो कैसी हो जाती है? मांसल और चपटी हो जाती है। इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। और यहां भी ये पुष्पावली व्रंत है जिसे हम कहते हैं रिसेप्टेकल। तो ये तीन विशेष प्रकार के पुष्पक्रम हैं जो बच्चों पूछे जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर, और वो अगला टॉपिक है हमारा पुष्प। पुष्प माने फ्लावर। ये जो पुष्प है ये क्या है? ये है विशिष्ट संघनित प्ररो। ठीक है, तो ये है
एंजियोस्पर्म पादपों की विशिष्ट संघनित प्ररो माने स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड शूट। संघनित प्ररो, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि कायिक जो शीर्ष है वो जन्निक शीर्ष में परिवर्तित हो जाता है और फिर वहां पर क्या आता है, पुष्प। और ये क्यों होती है संघनित, क्योंकि इसका कार्य होता है प्रजनन माने रिप्रोडक्शन। मैंने जब मॉर्फोलॉजी शुरू करी थी तभी आपको बता दिया था सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेशिया अर्नोल्डी और सबसे छोटा होता है वॉल्फिया एराइजा, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये ना क्या करता है, ये जो पर्ण की कक्षा में विकसित हो सकता है। ठीक है, तो पुष्प पर्ण की कक्षा माने लीफ एक्सेल पर विकसित हो सकता है। भाई पर्ण जो है वो गांठ पर ही तो निकलेंगे और पर्ण की कक्षा में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो पर्ण की जो डंडी होती है उसे हम कहते हैं पर्णवृंत। सॉरी, जो पुष्प की डंडी होती है उसको कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत माने पेडिसिल द्वारा तने से जुड़ा रहता है। अब आपकी 3 डंडियां हो गई। जो पर्णवृंत पत्ती की डंडी होती है उसे कहते हैं पीटियोल, जो पुष्प की डंडी होती है उसे पुष्पवृंत माने पेडिसिल, और जो पुष्पक्रम की डंडी होती है उसको पुष्पावली वृंत माने पेडंकल कहते हैं। तीनों नाम पी से हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, यदि पुष्पवृंत उपस्थित तो पुष्प को वृंतीय या पेडिसिलेट कहते हैं। जैसे मैंने छोटा सा एक डायग्राम बना दिया है, तो ये पुष्प हैं, तो इन पुष्पों के पास डंडियां हैं, तो इनको बोलेंगे वृंतीय। यदि पुष्पवृंत अनुपस्थित तो पुष्प को अवृंतीय या सेसाइल कहते हैं। ऐसे जिन पुष्पों में डंडी नहीं होती उनको हम ऐसे कहते हैं। हाँ या ना? अब एक पुष्प में 4 चक्र होते हैं। एक समरूपी माने टिपिकल पुष्प में 4 चक्र होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला जो चक्र है
वो है नंबर 2 जो इस पर लेबल किया हुआ है। तो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाह्य दलपुंज माने कैलिक्स, और इसको कौन से अक्षर से दिखाते हैं? के से। किससे दिखाते हैं? के से। ये पहला चक्र है, ये बाह्यतम चक्र है, और इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? इकाई को कहते हैं बाह्य दल माने सेपल्स। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कलिका अवस्था में जनन अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। तो पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है ये इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं और लिख रहा हूं दलपुंज। दलपुंज माने कोरोला। कोरोला को लिखते हैं हम सी से, और इसकी जो इकाई होती हैं वो होती हैं दल माने पेटल्स। और इनका ये ना चमकीले रंगों के होते हैं, लाल गुलाबी, जैसे यहाँ गुलाबी बना हुआ है, पीला, नारंगी, बैंगनी। तो इनका कार्य होता है परागण हेतु कीटों व जंतुओं को आकर्षित करना। ये जो दोनों चक्र आपने देखे हैं, इन दोनों चक्रों को हम कहते हैं अनिवार्य चक्र। अनिवार्य चक्र माने नॉन एसेंशियल वर्ल्स। अब बात करते हैं थोड़ा इधर। यहां पर ये जो आपको मैं यहां तो नहीं दूसरी तरफ करा हुआ है, लेकिन जगह की वजह से मैं इसको यहां पर ऐसे ला रहा हूं, ऐसे। और यहां लाने के बाद मैंने इसको लिख दिया है पुमंग। पुमंग माने एंड्रोशियम, और इसको लिखते हैं ए से। इसकी इकाई को हम क्या कहते हैं? इसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर माने स्टेमेंस। ठीक। और ये है क्या? ये है नर जनन अंग। क्या है बेटा? ये नर जनन अंग है। फिर चौथा भाग इधर लिखा है, ये रहा। ये क्या है? ये है जायांग। जायांग माने गायनोशियम, इसको लिखते हैं जी से। और इसकी जो इकाई होती है उसे कहते हैं स्त्री केसर माने कार्पल
या उसको अंडप भी कहते हैं, माने पिस्टल। और ये क्या है? ये है मादा जनन अंग। तो वो दोनों थे अनिवार्य चक्र और ये दोनों हैं अनिवार्य चक्र, माने एसेंशियल वर्ल्स। क्यों? क्योंकि ये जनन में सहायता करते हैं। अब इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जैसे ये जो है, ये क्या है? ये है पुष्पवृंत, माने पेडिसिल। और ये क्या है? ये है पुष्पासन, माने थैलामस। बाकी ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये हम तब पढ़ेंगे जब मैं जायांग पढ़ाऊंगा। इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे वर्तिका, इसे अंडाशय। ऐसे ही ये जब हम पुंकेस वो पढ़ेंगे पुमंग, ये है परागकोश और ये है पुतंतु, ये इनके भाग हैं। फिलहाल हमारे पुष्प के ये चारों चक्र यहाँ पर पढ़ने आपको ज़रूरी थे। ठीक बात है। अब हम पढ़ेंगे बेटा पुष्पीय सम्मिति। क्या पढ़ेंगे? पुष्पीय सम्मिति। पुष्पीय सम्मिति माने फ्लोरल सिमेट्री। बेटा सम्मिति का क्या मतलब होता है? सम्मिति का मतलब होता है एक जैसी आकृति। अगर मेरे शरीर को दो भाग में काट दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के समान होंगी। ये सम्मिति हमने जूलॉजी में भी, एनिमल किंगडम में भी आपको बताई थी। तो पुष्पीय सम्मिति कितने प्रकार की होती है? ये होती हैं 3 प्रकार की। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चित्र। क्या बनाते हैं? चित्र, माने डायग्राम। तो पहला चित्र है ये। बेटा इस पुष्प को हम इस अक्ष से काटेंगे तब भी समान वो देगा, इस अक्ष से काटेंगे तब भी बराबर टुकड़ों में कटेगा, इससे काटेंगे तब भी, इससे काटेंगे तब भी। तो हमारी परिभाषा क्या है? पॉइंट नंबर 2, परिभाषा माने डेफिनीशन। यदि किसी पुष्प को, यदि किसी पुष्प को केंद्र से किसी भी तल द्वारा पार होने वाली अक्ष दो बराबर टुकड़ों में बांट दे।
बराबर टुकड़ों में बांट दे। तो ऐसी सममिति को क्या कहते हैं? नंबर सी, सममिति माने सिमेट्री। ऐसी सममिति को हम कहते हैं अरीय सममिति। अरीय सममिति माने रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, राइट, और रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और इस पुष्प को हम क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। इसको कहते हैं त्रिज्या सममित। त्रिज्या सममित माने एक्टिनोमॉर्फिक। अब जो मैं चिन्ह बताऊंगा वो चिन्ह आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में 40 चिन्ह आएंगे। तो चिन्ह माने सिंबल। ऐसे पुष्प को हम कैसे दर्शाते हैं? एक गोला बनाते हैं और इसको 4 चतुर्थांशों में विभाजित कर देते हैं। देखो बराबर कट रहा है सब जगह से। और फिर आते हैं इसके उदाहरण। माने एग्जाम्पल्स। इसके उदाहरण क्या क्या है? इसके उदाहरण है सरसों, धतूरा और मिर्च। सरसों ब्रासिकेसी से है, धतूरा सोलेनेसी से है और मिर्च भी सोलेनेसी से। ऑल गुड। अब इसके बाद नंबर 2, दूसरा पहले चित्र बनाता हूं, ठीक है? ये पुष्प अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ एक ही अक्ष से 2 में बट रहा है, ठीक है? तो यह पुष्प केंद्र से पार होने वाली केवल एक अनुदैर्ध्य, मतलब ऐसे लंबी अक्ष से ही 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये ऐसे पुष्प ना तितली की भांति ज्यादातर दिखाई देते हैं। ऐसी सममिति को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिज्या सममित पुष्प। माने त्रिज्या सममित, नहीं, सॉरी बेटा, सॉरी, अरीय सममिति, सॉरी, इसको कहते हैं द्विपार्श्वीय सममिति। बाइलेटरल सिमेट्री। ये मैंने आपको एनिमल किंगडम में बताई थी, मनुष्य में भी यही पाई जाती है। और इस पुष्प को हम क्या कहते हैं? एक व्यास सममित। एक व्यास सममित माने जाइगोमॉर्फिक। और इसको बनाने का चिन्ह कौन सा है? इसको बनाने का चिन्ह है प्रतिशत का निशान, जो हम इस तरीके से बनाते हैं।
इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण है पी, मटर, सेम, कैसिया और गुलमोहर। मटर, सेम, कैसिया और गुलमोहर। अब मैं आपको तीसरा डायग्राम बनाकर बताता हूं। इस पुष्प को किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता। इस पुष्प को किसी भी अक्ष से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो ऐसी असम्मिति को क्या कहते हैं? असम्मित। ठीक है, एसिमेट्री, एसिमेट्रिक। और ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? असमान, माने इर्रेगुलर। इसका कोई चिन्ह नहीं होता। अगर किसी फॉर्मूले में ये और ये चिन्ह नहीं लगाए तो इसका मतलब पुष्प असमान है। इसका उदाहरण क्या होता है? कन्ना। इसका उदाहरण क्या होता है? कन्ना। कन्ना इंडिका भी आप इसको पूरा कह सकते हैं। ठीक, अब है हमारा, एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक हो गए हैं फटाफट, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। हमारा पुष्प विन्यास हो गया है, पुष्प विन्यास के प्रकार हो गए हैं, विशेष प्रकार के पुष्पन हो गए हैं, पुष्प के बारे में परिचय हो गया है, पुष्प की संरचना हो गई है, सम्मिति हो गई है। पुष्पासन पर पुष्पीय चक्रों की स्थिति ये अभी हम कर लेंगे, लेकिन ये पुष्प के भाग हम अगली क्लास से शुरू करेंगे, ये आज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब है जो टॉपिक वो है क्या? वो है क्या? लिख के बताता हूँ। अन्य पुष्पीय चक्रों की जायांग की तुलना में स्थिति के अनुसार पुष्पों के प्रकार। इस अनुसार पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? पुष्प होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला पॉइंट जैसा कि हमारा होता है परिभाषा, माने डेफिनीशन। और यहां नंबर ए, इसके नीचे लिख रहे हैं हम डेफिनेशन। यहां पर जो जायांग है उसकी स्थिति सबसे ऊपर होती है। जायांग की स्थिति सबसे ऊपर।
जो जायांग होता है, गाइनोशियम होता है, वो सबसे ऊपर होते हैं। बाकी सभी चक्र उसके नीचे स्थित होते हैं। तो क्या क्या नीचे से शुरू होते हैं? पुमंग, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये तो हमने लिख दिया। अब ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, ऐसे पुष्प को हम क्या बोलेंगे जिसके नीचे से सारी चीजें शुरू होती हैं? जल्दी बोलिए फटाफट, क्विक। हाँ, देखो मैंने आप लोग के लिए डायग्राम भी लिखा है। ऐसे पुष्प को कहते हैं अधोजायांगी पुष्प। क्या कहते हैं? अधोजायांगी माने हाइपोगाइनस। और ऐसे पुष्पों का जो अंडाशय होता है वो कैसे होता है? अंडाशय कैसे होता है? ऊपर होता है, क्योंकि जायांग ऊपर होगा, तो ऊर्ध्व माने सुपीरियर। और इसको लिखने के लिए चिन्ह क्या यूज करेंगे? चिन्ह माने सिंबल। तो जब जायांग माने गाइनोशियम, जी सबसे ऊपर होता है, तो इसके नीचे रेखा खींच देंगे, मतलब बाकी सब कुछ इसके नीचे से शुरू होता है। और इसके उदाहरण क्या होंगे? सरसों, बैंगन और गुड़हल। तो जो सरसों है वो ब्रासिकेसी कुल की है, बैंगन सोलनेसी कुल का है, और और क्या था? सरसों, बैंगन और गुड़हल, मैं कुल का नाम लिखने लग गया, गुड़हल मालवेसी कुल का है। मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम तो दिखाऊंगा, लेकिन इसका सिंपल डायग्राम देख लो कैसे होता है। ये जायांग बन गया, जायांग के नीचे से पुमंग आ गई शुरू, पुमंग के नीचे से दलपुंज आ गया, और सबसे नीचे से बाह्य दलपुंज आ गया। तो जब पुष्प ऐसा है तो इसे कहते हैं अधोजायांगी। कैसे कहते हैं? अधोजायांगी। अब पहले बात करते हैं तीसरे पुष्प की, नंबर सी, जायांग की स्थिति सबसे नीचे होती है, वह सभी चक्र इसके ऊपर होते हैं। और बेटा सभी चक्र जायांग के ऊपर से तो निकलते हैं, लेकिन जो पूरा का पूरा अंडाशय है वो पुष्पासन पूरे के पूरे अंडाशय को ढक लेता है। ठीक है, तो
पुष्पासन पूरे अंडाशय को ढक लेता है। अभी डायग्राम में बताऊंगा ऐसा कैसे होता है। तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? हम ऐसे पुष्प को कहते हैं अधिजायांगी। माने एपिगाइनस। ऐसे अंडाशय को क्या बोलेंगे? अंडाशय माने ओवरी। अंडाशय को क्या बोलेंगे? अधोवर्ती, जो सबसे नीचे होती है। अधोवर्ती माने इन्फीरियर। और इसको दिखाने का चिन्ह क्या होगा? यहाँ पर अंडाशय सबसे नीचे है तो जी लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। मतलब उससे उल्टा होता है सब कुछ, ठीक है। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे अमरूद। क्या होंगे? अमरूद और खीरा, ठीक है। अमरूद, खीरा और सूरजमुखी के रश्मि पुष्पक माने रे फ्लोरेट्स। इसमें कैसा होगा देखो, इसमें पूरा का पूरा पुष्पासन ने क्या कर लिया? अंडाशय को घेर लिया। देखो ये तो अंडाशय है, ये सबसे नीचे है, बाह्य दलपुंज भी इसके ऊपर है, दलपुंज भी ऊपर है और पुमंग भी ऊपर है। तो ऐसे पुष्प को अधिजायांगी बोलेंगे या और उस अंडाशय को अधोवर्ती माने इन्फीरियर। अब है हमारे तीसरे तरीके के पुष्प, जिसमें क्या होता है? जो जायांग होता है वो बीचों बीच होता है, ठीक है। क्या कैसे होता है? एक सेकेंड। जायांग बीच में होता है। कुछ चक्र उसके ऊपर व कुछ नीचे होते हैं और वो पुष्पासन के रिम माने किनारे पर व्यवस्थित होते हैं। पुष्पासन के रिम माने C1 पर व्यवस्थित। ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं? ऐसे पुष्प को हम कहते हैं परिजायांगी माने पेरीगाइनस। ऐसे अंडाशय को हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलिए, क्या बोलेंगे? अर्ध अर्धोवर्ती। यहां लिख रहा हूं थोड़ा नीचे, अर्ध अधोवर्ती माने हाफ इन्फीरियर। और इसका निशान कुछ नहीं होता, खाली ऐसे जी लिखा होता है। अगर एक भी ये वाला और ऊपर वाला निशान ना हो मतलब अर्ध अर्धोवर्ती है। और इसके उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण हैं आलू बुखारा,
माने प्लम, प्लम माने आलू बुखारा। फिर है आड़ू, आड़ू माने पीच। और गुलाब, गुलाब माने रोज। ये तीनों किस कुल से संबंध रखते हैं? रोजेसी। इसका डायग्राम क्या होगा? मैं पहले आपको सिंपल डायग्राम बताता हूं, फिर एनसीईआरटी वाला दिखा दूंगा। इसके दो डायग्राम बनते हैं। एक में पुमंग ऊपर, दूसरे में पुमंग भी ऊपर और दल भी ऊपर। इस वाले डायग्राम में खाली पुमंग ऊपर है, बाकी दोनों नीचे हैं। मतलब एक ऊपर दो नीचे, इसमें दो ऊपर है एक नीचे है। मतलब कुछ चक्र ऊपर होते हैं, कुछ चक्र नीचे होते हैं। ठीक है, फटाफट अब देखिए, ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं। ये वाला जो पहला चित्र है, ये है आपका कौन से पुष्प का? यहां लिख दे रहा हूं, हाइपोगाइनस। सरसों, बैंगन और गुड़हल वाला। ये दोनों जो हैं, ये हैं परिजायांगी। परिजायांगी माने पेरीगाइनस। प्लम, पीच, रोज, अभी रोजेसी फैमिली। और ये जो तीसरा देख लो, ये है इपीगाइनस, अधिजायांगी। इसका उदाहरण क्या था? अमरूद, खीरा और सूरजमुखी के या रश्मि पुष्पक। तो बेटा आज के लिए इतना ही, ये हमने सब कर लिया है। और जैसे कि हमारी परंपरा है, फटाफट चलते चलते हम एक प्रश्न करते हैं। तो आज का प्रश्न है हमारा, सहसीमाक्षी पुष्पक्रम। सहसीमाक्षी वो था जिसकी वृद्धि सीमित थी, माने साइमोस, जो रेननकुलस में पाया गया था। प्रमुख अक्ष के संदर्भ में असत्य छापना है। प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर फूल लगता है, बिल्कुल रखता है, तभी वृद्धि रुक जाती है। इसकी वृद्धि सीमित होती है, बिल्कुल। फूल अग्रभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, ये गलत है। ये असीमाक्षी वाला है, इसमें पुष्प लगे रहते हैं तलाभिसारी क्रम में, ये गलत हो गया। प्रमुख अक्ष में सतह वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि पुष्प आ जाता है। तो ये हो गया हमारा सी वाला करेक्ट आंसर। तो आज हमने पुष्पक्रम खत्म कर दिया है और पुष्प प्रारंभ भी कर दिया है, और पुष्प के बारे में कुछ छोटी छोटी शब्दावली, सम्मिति और जायांग के अनुसार पुष्पों के प्रकार, वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है बेटा। अब अगली क्लास में हम क्या शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे बाह्य दलपुंज। ठीक है, तो इतना आप पढ़ के आइएगा और जो भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।